ए प्लास्टिक एनीमिया खून की एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से आम हो रही है और जिसका अगर वक्त पे इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। ए प्लास्टिक एनीमिया जैसे नाम से भी जाहिर है कि एप्लेजिया खून बनाने के सेल खत्म हो जाना, हड्डी का गूदा जहाँ पे हमारे जिस्म का खून बन रहा होता है पैदाइश के बाद से, अगर वो अपना काम करना छोड़ दे और बिल्कुल काम ना करे तो उससे हम कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया कि खून बनना बिल्कुल बंद हो गया है। जिस तरह मैंने बताया कि वो फैक्ट्री जहां खून बन रहा है वो बना ही नहीं सक रही, तो खून के तमाम अज्जा, चाहे वो रेड सेल हों, चाहे वो व्हाइट सेल हों, चाहे वो प्लेटेट्स हों, कोई भी नहीं बन रहे होते और नतीजा ये होता है कि खतरनाक हद तक इन तमाम अज्जा की खून में कमी हो जाती है। अगर सुर्ख खून नहीं बन रहे, पेशेंट पेल होना शुरू हो जाता है, रंग पीला होना शुरू हो जाता है, स्टेयर्स चढ़ना, सांस फूलना शुरू हो जाना, जरा खेलना कूदना, सांस फूलना शुरू हो जाना, प्लेटेट्स ना होने की वजह से जिस्म पे नील धब्बे बनना शुरू हो जाना या कहीं से ब्लीडिंग का शुरू हो जाना, इसकी इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि व्हाइट सेल भी नहीं बनेंगे, व्हाइट सेल ना होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन से कैच करना, कभी गला खराब हो गया, चेस्ट खराब हो गई, नमूनिया हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई भी ऐसा मरीज, कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसा बड़ा जिसके जिस्म पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं, खून की कमी होना शुरू हो गई है, जो अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल था, तो हम उसे कहते हैं कि उसे ए प्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो रहा है। अमूमन ये किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। अमूमन सिंपल फ्लू का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद बोन मैरो ने काम करना छोड़ दिया, या कोई भी और वजह। इसके अलावा अगर कुछ मरीज कोई स्पेसिफिक ड्रग्स ले रहे हो, मेडिसिन लेते चले जा रहे हैं, जैसे क्लोरफेनिकॉल या कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो उसका बाज़ औक़ात उनकी वजह से अब बोन मैरो अपना काम करना छोड़ देती है और खून के तमाम अज्जा की कमी होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि तमाम अज्जा कम है तो ब्लीडिंग का डर भी बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का डर भी बढ़ जाता है और साथ ही व्हाइट रेड सेल भी कम हो जाते हैं। तो ये तीनों चीजें कम होती हैं तो पेशेंट की जान को खतरा लाक हो जाता है। इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए सिंपल सीबीसी का टेस्ट, जो 100-200 का टेस्ट है, उसे हम लोग अंदाजा कर सकते हैं सेल को देखने के बाद, सीबीसी को देखने के बाद, कि कहीं उसमें सारे सेल लाइन कम तो नहीं आ रहे। ट्रीटमेंट में जब जिस तरह मैं पहले बता रहा हूं कि अगर ए प्लास्टिक एनीमिया में अमूमन जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि अगर मरीज की उम्र 40 साल से कम है तो और मैच डोनर उसका अवेलेबल है तो फौरन ए प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट को ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए अगर मुमकिन हो। अगर उम्र 40 साल से ज्यादा है या मैच डोनर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम ये मशवरा देते हैं कि चले अगर भैया ट्रांसप्लांट में ना जाएं और आप दूसरी तरफ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन पे लेके कोशिश करें कि बीमारी बेहतर हो जाए। मगर मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं। मैंने कहा ना, इस बीमारी में अगर आपको मैच डोनर मिल जाता है तो 90% चांस है कि हमारा मरीज, बच्चा या बड़ा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके मुकाबले पे अगर आप सिंपल इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन यूज करते हैं, मुंह से खाने वाली गोलियां भी हो सकती हैं, कैप्सूल भी हो सकते हैं या इंजेक्शन भी हो सकते हैं, तो रिजल्ट सिर्फ 40 to 50% है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद ठीक है, बाजू का जिस्म इस काबिल नहीं होता, 60 ईयर्स की एज है, 70 ईयर्स की एज है, तो बाजू का जिस्म इस काबिल नहीं होता कि ट्रांसप्लांट को बर्दाश्त करे, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि जरा आप बेशक नहीं भी करा सकते तो आप दूसरी ऑप्शन यूज करें। लेकिन लेस देन 40 पे अगर आपके खानदान में कोई मरीज लेस देन 40 ईयर्स का है, ए प्लास्टिक एनीमिया का मरीज है, बोन मैरो उसकी काम नहीं करी, बोन मैरो फेलियर डेवलप हुआ है, तो उसे लाजमी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी नॉर्मल गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया।